has been started now. Okay, find the value of first question है बच्चों evaluate. First question is evaluate. तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है, उसको आपको evaluate करना है. This is 1 plus I square plus I की पावर 4 plus I की पावर 6 plus dot 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 I की पावर 20. तो ये बच्चों सबसे पहले मैं आपके डाउट से डिस्कस कर ले रहा हूं, आप देख लो पहले इसको आराम से. आपको ये इवेल्युएट करना है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 डॉट 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 आई की पावर 20. इसको बच्चों आपको इवेल्युएट करना है. तो इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या आप आई की वैल्यूज डालते चले जाएंगे और उसको ऐड करते चले जाएंगे? क्या ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हुए तो आप इंडिविजुअल आई की वैल्यू पुट करके इसका सम निकालने में आपको टाइम लग जाएगा. इसलिए बच्चों जैसे एपी में आपके पास nth टर्म होता था ना, वैसे ही बच्चों जीपी में भी आपके पास nth टर्म होता है. तो बच्चों एपी में nth टर्म क्या होता है? वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. पता है सबको, सभी बच्चों को पता है एपी का nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. उसी तरीके से बच्चों ये एक जीपी का फॉर्मेशन है. अगर आप ध्यान से देखें तो इस जीपी के फॉर्मेशन में जीपी का nth टर्म क्या है? आई की पावर 20. ठीक है ना, जीपी का nth टर्म क्या है? आई की पावर 20. तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे जीपी का nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन. तो बच्चों उसको यूज करके सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे कि 1 आई स्क्वायर आई की पावर 4 ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. हालांकि जो स्मार्ट लोग हैं वो डायरेक्टली देख लेते हैं कि 2 4 6 अप टू 20 तक तो 10 टर्म ये हो गए और 1 को मिलाकर के 11 टर्म्स हो गए. तो जो स्मार्ट लोग होंगे वो ऐसे ही देख करके बता देंगे कि इसमें 11 टर्म है. लेकिन आपके जो सॉल्यूशंस हमारे पास है उस सॉल्यूशन में आपकी गलती ये है कि आप लोगों ने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 लेके रखे हैं. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 नहीं है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तभी आपके क्वेश्चंस का आंसर गलत आ रहा है. तो बच्चों अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको स्ट्रेटेजिकल पूरे स्टेप वाइज करने हो तो आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप जीपी का nth टर्म ले लेंगे, उसमें an की वैल्यू डालेंगे. an इज nth टर्म ऑफ द जीपी, दिस इज i की पावर 20. a होता है बच्चों जीपी का फर्स्ट टर्म और बच्चों कॉमन रेशियो आपका है आई स्क्वायर. बच्चों जीपी में कभी भी कॉमन रेशियो निकालना होता है तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे हर बार, तो कॉमन रेशियो सेम आएगा. जैसे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो कॉमन रेशियो हर जगह सेम आता है. तो nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो की पावर n माइनस वन. तो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्लियर कट है कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11. लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन से निकाल लेते हैं तो वो भी बेहतर है. तो बच्चों जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है? जीपी के n टर्म्स का सम होता है a आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. ये बच्चों जीपी के n टर्म्स का सम होता है. ए बच्चों क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है. आर आपका क्या है? कॉमन रेशियो है. कॉमन रेशियो की जगह वैल्यू डाल दीजिए, वो है आई स्क्वायर. ठीक है बच्चों. और बच्चों आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, आर की पावर n है तो n बच्चों यहाँ पर क्या है? 11. वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन आर माइनस वन, दैट मीन्स आई स्क्वायर माइनस वन. तो बच्चों अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि 11 टर्म्स का सम है ये, तो ये आई स्क्वायर हो गया माइनस वन, तो माइनस वन की पावर बच्चों हो गया 11 माइनस वन होल डिवाइड बाय माइनस वन माइनस वन. तो बच्चों ये आया माइनस टू अपॉन माइनस टू, दैट इज इक्वल टू वन. लेकिन अगर आप इसको नंबर ऑफ टर्म्स गलती से 10 ले लेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है. तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ गए होंगे. ये आप लोगों का डाउट था जो आपने मेरे को भेज रखा है, तो मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया. ठीक है, तो ये डाउट हर बच्चे का क्लियर हो गया होगा. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस. तो बच्चों आपका सेकेंड डाउट जो हमारे पास आया है वो है सॉल्व द इक्वेशन. सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशन है बच्चों आपने भेजी है हमको सॉल्व करने के लिए, वो भेजी है mod z इज इक्वल टू z प्लस वन प्लस टू आई. दिस इज द सॉल्व द इक्वेशन. तो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. आप सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है. और बच्चों साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है?
वेरिएबल है z, तो आपको z की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों z को देखने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करा करिए कि z को x प्लस आई वाई लेट कर लिया करिए, ठीक है ना, और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 2y। ठीक, समझ में आया? अब बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये सभी बच्चों को पहले से पता है, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसमें सबने रिसेंटली अभी देखा है। और बच्चों अगर आप इसका रियल पार्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करेंगे तो y प्लस 2 आएगा। और बच्चों मैंने आपको समझा रखा है कि अगर कोई इक्वेशन होती है उसमें LHS इक्वल टू RHS है और वो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो वो दोनों LHS और RHS तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो, ठीक है ना। तो बच्चों रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और बच्चों जो इमेजिनरी पार्ट है वो LHS में है ही नहीं और RHS में है इमेजिनरी पार्ट, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -2। और बच्चों जब आप y की वैल्यू यहां पर -2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। और बच्चों इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डाटा निकल करके आ जाएगा। तो सभी बच्चों को यहाँ पे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। इसको और भी आप ओपन कर दीजिए अपनी तरीके से जैसे आप करना चाहें। जैसे ही बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों आपके पास दो वैल्यूज निकल के आई हैं। x की वैल्यू निकली है 3/2 और y की वैल्यू है -2। तो बच्चों आपको निकालना क्या था इस इक्वेशन में सॉल्व करके? z, और z बच्चों क्या है? x प्लस आई वाई। तो बच्चों ये हो गया x और ये हो गया प्लस आई वाई। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इस तरह की जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती है सॉल्व करने के लिए तो हम उसको किस तरह से करते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर कट समझ में आ गया है, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यहाँ पर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर। यस बेटा बताइए। हाँ सर विकास की मीटिंग हुई है। क्या कह रहे हैं बेटा? तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वो क्वेश्चन थोड़ा देखने में टिपिकल है लेकिन है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही। उसमें दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x so that the complex number is conjugate of each other। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और आपको यहां पे निकालना है वैल्यूज ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एक है sin x प्लस आई टाइम्स cos 2x और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों cos x माइनस आई साइन 2x। ये है बच्चों। तो बच्चों दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो z2 है, तो मैंने बच्चों आपको बताई थी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं तो मैंने उसका क्या कंडीशन बताई थी कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का बार। मैंने आपको ये क्लियर कट समझा रखा है कि कभी भी आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसमें अगर लिखा हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो आपको सीधा सीधा रिलेशन लगाना होता है z1 इज इक्वल टू z2 बार। ठीक है, तो बच्चों आपका z1 क्या है? z1 है आपका बच्चों sin x प्लस आई टाइम्स cos 2x। और बच्चों z2 बार क्या है? z2 बार का मतलब मैंने बताया था, बार का मतलब होता है कि हम i को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो i को जब माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो रिलेशन इस तरह से बन जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप थोड़ा सा धीरे धीरे काम करिए। आप लिखिए sin x
इज इक्वल टू cos x। अब आप ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या लिखा है आपका लिखा है cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। यहां से क्या रिलेशन आया कि भैया अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, सो मैंने कर दिए। तो बच्चों अगर कोई भी लिखता है sin x इज इक्वल टू cos x, तो आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। और बच्चों जो RHS में उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि sin x अपॉन cos 2x इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। तो बच्चों ये क्या होगा, ये होगा tan x इज इक्वल टू 1 और ये बच्चों हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों मैंने आपको डिटेल व्यू में बता रखा है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि कभी भी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है। जैसे ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है, 1 को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे 45 को हम लोग रेडियंस में लिखते हैं π/4। तो बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है कि कभी भी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो ये बच्चों कंडीशन आपको याद होगी। यहाँ पर n क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी, एक x की वैल्यू तो आ गई, अब दूसरी x की वैल्यू निकालते हैं। क्या लिखेंगे, tan 2x इज इक्वल टू 1 है, और बच्चों 1 को हम क्या लिखेंगे tan 45। अगेन आपके पास रिलेशन बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। बन गया, इसका मतलब x क्या आया बच्चों, ये आया n पाई 2 प्लस पाई 8। तो बच्चों आपके ये दोनों आंसर आ गए। बस इसमें एक ये बात ध्यान रखिएगा, इधर अगर n लिखिएगा तो उधर m लिखिएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे इंटीजर्स सेम नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इधर अगर n लिखिएगा तो उधर m लिख लीजिएगा, और n और m दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। तो ये बच्चों आपका सेकेंड डाउट था, मतलब जो भी डाउट था नंबर, वो मैंने आपका ये वाला भी डाउट क्लियर कर दिया। होपफुली सभी बच्चों को अपने डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। सर और हाँ यस बेटा बताइए। सर हमने आपको एक क्वेश्चन भेजा था। आपका नाम क्या है, मेरे को नाम नहीं पता पड़ रहा है। सर इप्शिता। अच्छा हम देखते हैं अभी बेटा। ये सर ओके, तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी और भी जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर लेते हैं। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और फिर इस बच्ची का भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है 4i³ माइनस आई अपॉन 2i प्लस 1। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ a प्लस IB। तो बच्चों इसको एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ a प्लस IB, इन फॉर्म ऑफ a प्लस IB। तो बच्चों इसको a प्लस IB के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये आपका डाउट है। अगर आप चाहें तो आप पहले स्टार्टिंग करके पहले खुद से भी कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो i³ है ना, i³ को लिख देंगे i² इंटू आई। तो i² इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो ये हो जाएगा बच्चों -4i माइनस आई होल डिवाइड बाय 2i प्लस 1। तो पहले बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना इसको स्टार्ट कर दिया। ये हो गया बच्चों -5i अपॉन 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, -5 का स्क्वायर आई का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। ये हो गया बच्चों 25, आई स्क्वायर हो गया -1 और ये नीचे 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स ये बच्चों बन गया -25 होल डिवाइड बाय आई स्क्वायर -1 होता है तो -4 प्लस 1 प्लस 4i। तो बच्चों ये फाइनली बन गया -25 अपॉन -3 प्लस 4i। तो बच्चों इस तरह का फॉर्म बनकर के तैयार हो गया। अब इसको a प्लस IB के फॉर्म में बहुत ही जल्दी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लीजिए अब a प्लस IB में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद से अब a प्लस IB में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करना चालू करिए। क्या तरीका बताया था मैंने बताया था AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
तो बच्चों जब a इंटू सी करेंगे तो -25 इंटू -3 क्या हो जाएगा 75, और प्लस bd करेंगे तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये आपका रियल पार्ट आ गया। प्लस अगर हम इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो वो होता है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस BC माइनस AD। तो 0 इंटू -3 0 हो गया, और बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस 100 यानी कि प्लस 100 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने इसका आंसर निकाल लिया। इसको फाइनली A प्लस IB के फॉर्म में इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर दिया। और इस क्वेश्चन के बच्चों दो पार्ट थे, तो दूसरा पार्ट भी मैं आपको करके दे रहा हूं, आप दूसरा पार्ट भी देख लो भले। तो दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी आप समझ लो। दूसरा पार्ट है बच्चों आपको 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा, इसको कन्वर्ट करना है a प्लस IB में। तो बच्चों इसको आपको a प्लस IB में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको अपने आप से पहले कन्वर्ट करने की कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे आंसर, ऊपर है 1 प्लस 0i होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस i टाइम्स 2 साइन थीटा। बस अब आप कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे, दिस इज AC प्लस BD, तो बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i टाइम्स, जैसे ही BC करेंगे तो 0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ क्या निकल के आएगा, वो आएगा -2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो बच्चों इसको मैंने A प्लस IB में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन देखने में टिपिकल लग रहा है लेकिन करने में आसान है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आपके नेक्स्ट डाउट की तरफ भी बढ़ते हैं। तो जो अगला डाउट है वो भी मैं आपको बता देता हूं आपका। देखिए क्वेश्चन है, इफ x is equal to -5 plus 2 times square root of -4, find the value of x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो बच्चों आप देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो इप्शिता आपका यही क्वेश्चन है ना शायद? यस सर। Okay. If x is equal to -5 plus 2 times square root of -4, then find the value of this. तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, सबसे पहले आप ये करिए कि जो रिलेशन दिया है उसमें i को जनरेट करा लीजिए। देखिए i को कैसे जनरेट कराएंगे, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -4 है उसको लिख दीजिए 4 इंटू -1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 और रूट ऑफ -1 होता है i, तो ये बच्चों बन गया 2i। क्या बन गया? 2i। ध्यान दीजिए ये आपका क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। और अगर आप इस तरह से करने में कंफर्टेबल नहीं है तो और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर आप इससे करेंगे तो आपसे जल्दी ही होगा। तो ये आपने लिख दिया 2i, ठीक। तो ये आपको स्टेप क्लियर होना चाहिए। अब आप बच्चों एक काम करिए, यहां से एक ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए जिसमें i एलिमिनेट हो जाए, मतलब i यहां से गायब हो जाए। एक ऐसी इक्वेशन बनाने की यूज करते हैं, मतलब एक्चुअली में जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसकी वैल्यू कोई अपने आप थोड़ा ना निकल आएगी भाई, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक एक्सप्रेशन यूज करना है जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। कौन सा एक्सप्रेशन गिवन है? ये एक्सप्रेशन गिवन है। जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे पूरी तरीके से तब तक उसकी वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आपको वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि पहले आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है आप उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो कन्वर्ट करिए पहले इक्वेशन के फॉर्म में।
तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2i। इसको इस तरह से सर? लिख दीजिए। यस बेटा बताइए। तो यहाँ पे 2i होगा, 4i होगा, सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। क्या बेटा? सर आपने √-4 को 2i में कन्वर्ट किया, फिर अच्छा 2 से वो 2 इंटू मल्टीप्लाई। 2 4 हो जाएगा। यस यस, उसको 2 इंटू यस 2 सर, 4 कर लीजिए। हाँ, यस सर। तो √4 का एक 2 आया और बाहर से अलग अलग से 2 है, तो ये 4i हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4i का स्क्वायर। यहां तक अब आप होपफुली पहुंच गए होंगे। और याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको इक्वेशन गिवन होती है उसी को ही यूज करना होता है। अगर आप डायरेक्टली x की वैल्यू अपनी इक्वेशन में डाल देंगे तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें i का टर्म एलिमिनेट करके हटा देते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करके देख लो भले, आपसे आएगा यही। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 16i स्क्वायर। तो i स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, वही स्टेप मैंने लिखा है। तो बच्चों आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करने पर एक रिलेशन आ गया है। ये है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों जिसकी वैल्यू निकालनी है उस एक्सप्रेशन को लिखो। वो एक्सप्रेशन है x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों आप एक काम कर लो, जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, इसको हम लोग यहां पे अपीयर कराते हैं। क्या कराते हैं? अपीयर कराते हैं, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इसको जब हम अपीयर कराएंगे तो ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता चला जाता है, और इतनी तेजी से रिड्यूस होगा कि क्वेश्चन आपका तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको अपीयर कैसे कराते हैं? जैसे अपीयर कराने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इसको अपीयर कराना है, तो आप कई तरीके हैं अपीयर कराने के, किसी भी तरीके से आप करा सकते हो। जैसे अगर आप एकदम फ्रेशर है तो आप एक काम करिए, जो x की पावर 4 है उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। लिखा? इसको ऐसे लिख दीजिए। 9x क्यूब है उसको लिख दीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर। लिखा आपने इस तरह से। प्लस 35x स्क्वायर है तो उसमें तो x स्क्वायर है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनस x प्लस 4 उसको पड़े रहने दीजिए। ठीक है, अब बच्चों क्या करें, आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर ये पूरा पूरा टर्म अपीयर करा दो। देखो इधर ध्यान देना, यहीं से कॉन्फिडेंस लूज होता है। ब्रैकेट के अंदर आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिख दिया, प्लस 10x प्लस 41, ये लिख दिया ना। लेकिन आपने कुछ एक्स्ट्रा टर्म डाल दिए। जितने एक्स्ट्रा टर्म आपने डाले हैं वो आपको माइनस भी करने पड़ेंगे। बात समझिएगा, जितने भी आप एक्स्ट्रा टर्म डालेंगे उनकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस भी करनी पड़ेगी। तो आप उसको नीचे माइनस भी कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर के एक्स की पावर 4 तो बन जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, प्लस 10x क्यूब आया, तो उसको हमने नीचे कर दिया माइनस 10x क्यूब। और एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, प्लस 41x स्क्वायर, उसको मैंने नीचे कर दिया माइनस 41x स्क्वायर। बोलो समझ में आया? प्लस 9x टाइम्स दूसरा टर्म देखो। अब जो एक्स स्क्वायर है उसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। लिखा? अब तुम कहोगे सर इसमें एक्स्ट्रा टर्म फिर से आ गए, क्योंकि 9x क्यूब तो पहले से था इक्वेशन में। 9x क्यूब तो इक्वेशन में पहले से था। एक्स्ट्रा टर्म कौन से हैं उनको माइनस करो। 9x इंटू 10x यानी कि 90x स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म आया, इसको माइनस करो। ठीक है, समझ में आया? फिर एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, 41 इंटू 9 इंटू एक्स, तो उसको भी माइनस करो। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये देखो मैंने उसको भी माइनस कर दिया। ठीक है, समझ में आया? प्लस 35x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जहां भी दिखे उसको पूरा पूरा लिख दो, जो कि वैल्यू तुमको रिड्यूस करने के लिए है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। इसमें बच्चों एक्स्ट्रा टर्म कौन से आए, इसमें आए हैं माइनस 350x, और क्या आया 35 इंटू 41,
ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा। अगर बच्चों आप 35 इंटू 41 करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आ रही है, आप चेक कर लो, 35 इंटू 41 ये आ रही है 1435। इसको आप माइनस कर दो, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बच्चों इसी तरह के होते हैं, क्योंकि अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में तो एक ही स्टेप में खत्म कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में चल ऐसे स्टेप रहे उसमें। उसके बाद बच्चों क्या है आगे? आगे है -x+4, ये वैल्यू हो गई। तो आई थिंक पहले यहां तक के स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। आप चेक कर लो पहले ये स्टेप्स आपको क्लियर है कि नहीं है। ओके इप्सिता, तुमको ये स्टेप्स क्लियर है बेटा? यस सर। तो बेटा क्वेश्चन फिर खत्म। ये हो गया x²। और बच्चों ये देखो, जिस टर्म को हमने अपीयर कराया था इसकी वैल्यू क्या है? 0। देखो गायब हो गया। प्लस 9x। देखो फिर मैंने जिस टर्म को अपीयर कराया था ये वैल्यू क्या हो गई? 0। प्लस 35। फिर मैंने एक टर्म को अपीयर कराया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। बोलो समझ में आया? अब बच्चों फिर से सारे टर्म एडजस्ट करो। कितने कितने टर्म बचे? एक बचा है आपका -10x³, एक तो आपका ये बचा, और x³ का कोई टर्म है? नहीं है। अब x² के टर्म्स हैं, कौन कौन से हैं उनको लो, यानी कि 131x²। एक तो ये टर्म हो गया। x वाले टर्म बेटा कलेक्ट करो, x वाले टर्म जितने भी हैं वो सब कलेक्ट करो, और कलेक्ट करके हमको बताओ कितना आ रहा। एक तो हो गया ये 369 और -1 यानी कि 370। एक तो 370 हो गया और एक हो गया 350। सो तो -720। यस -720। तो ये हो गया -720x। और क्या बचा? -1435 +4। तो ये हो गया -1431। हाँ तो यहां तक आ गया। तो बच्चों अब आप अगर ध्यान से देखें, आप एकदम पेशेंस रखते हुए देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बुक्स में ये सारे स्टेप्स बिल्कुल नहीं दिखाए जाते हैं। वो लोग एक झटके में एक ही लाइन में उड़ा देते हैं क्वेश्चन, और आप कहते हो ये हुआ कैसे है एक बार में। तो वो क्वेश्चन होते ऐसे है रियलिटी में। अब आप बच्चों क्या करें, जितनी रिड्यूस हो सकती है उसको फिर से रिड्यूस करें दोबारा, और तब तक रिड्यूस करते रहेंगे जब तक ये रिड्यूस होती रहेगी, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। अब आप x³ का क्या लिखेंगे? x³ को लिखेंगे x इंटू x²। हाँ देखो अब तुम्हें आ गया करने। जिस बच्चे को ये मेथड समझ में आ गया वो बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी रिड्यूस कर लेगा, बस उसको ये मेथड समझ में आना चाहिए। अब बच्चों x² को फिर से पूरा पूरा लिखो। ये है x² प्लस 10x प्लस 41, क्योंकि हम इसकी वैल्यू 0 जानते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा टर्म कौन से आए? एक्स्ट्रा टर्म आया है -100x²। तो हम प्लस का 100x² कर लेंगे, क्योंकि माइनस को हटाने के लिए प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद आएगा माइनस का 410x, तो हम प्लस का 410x करेंगे। बोलो समझ में आया यहां तक? यस सर। माइनस आगे बढ़ो 131x², तो x² के साथ फिर पूरा टर्म ले लो, क्या है? प्लस 10x प्लस 41, ये आया। तो अब इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आया है? -1310x, तो आप क्या कर लो? प्लस 1310x ले लो, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आया है माइनस का 131 इंटू 41, तो 131 इंटू 41 ये आ रहा है 5371। माइनस का ये आ रहा है माइनस का 5371, तो प्लस का 5371 कर लो, हो गया। उसके बाद टर्म्स एडजस्ट कर देंगे, बस उसके आगे बढ़ जाओ। उसके आगे जो लिखा है वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, वो है -720x -1431। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। सबसे पहले ये वाला टर्म तो 0 हो गया, बेकार हो गया। ये भी 0 हो गया, बेकार हो गया। सिर्फ क्या बचा? आपके पास x² वाला टर्म है 100x², और फिर x वाले टर्म से आपको x वाले टर्म्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। वो है एक 1310 और एक है 410 और एक है आपके पास पहले तो आप इन दोनों को 1310 और 410 इनको ऐड करेंगे तो 1720 आएगा। 1720 में से हम 720 माइनस करेंगे,
तो 720 जब माइनस करेंगे तो ये एग्जैक्टली पूरा 1000 आ रहा, 1000x, ठीक है, एग्जैक्टली पूरा 1000x आ रहा है जब मैंने इसको कंबाइन किया, इसको किया और इसको किया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 5371 में से माइनस करेंगे 1431 को, तो ये आ रहा है आपका 3940। तो बच्चों हम लोग आखिरी स्टेप में पहुंच गए, ज्यादातर रिड्यूस हो चुका है। अब इसको फाइनली और रिड्यूस करना है, एक स्टेप और लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर अभी भी आपका निकल करके आ रहा है, तो अभी भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 आ गया। तो एक्स्ट्रा टर्म कौन से आए, एक्स्ट्रा टर्म आपके आए हैं, माइनस कर दिया हमने 1000x, ठीक है, और फिर मैंने माइनस किया 4100, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आया, मैंने माइनस कर दिया, प्लस का 1000x एज इट इज है, और प्लस का 3940। तो बच्चों अब आप चेक कर लो, ये क्वेश्चन जहां तक है हमारे हिसाब से फिनिश हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो आपके पास फाइनली निकल करके आया है 1000x से माइनस 1000x कैंसिल हो गया, आपके पास आया 3940 माइनस 4100, ठीक है, क्योंकि 1000x से 1000x कैंसिल हो गया। तो 3940 और माइनस 4100 करेंगे तो ये कितना आएगा, सब -160। -160। अब बेटा आप इप्सिता चेक करो, आपका आंसर पीछे -160 आ रहा होगा, ये सर आ रहा है, ठीक है। एक बार सर ये एक बार Yes, sir. क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता दीजिए, क्योंकि मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम था तो ज्वाइन नहीं हो पाया जल्दी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, हमने इतनी धीरे धीरे कराया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही, घबराओ नहीं। जिनका पहले वाला छूट गया कोई बात नहीं, दूसरा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16। इसकी वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है यूजिंग, जब आपके पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, इसको यूज करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगर आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे x की वैल्यू जो दी है उठा करके क्वेश्चन में डाल दो और करते चले जाओ, हो जाएगा, वो होएगा ही नहीं, ठीक है ना, आप फंस जाओगे। तो ऐसे केस में क्या करो, हो सकता है आप कर लो, क्योंकि आपको फॉर्मूले वगैरह हो सकता है आप सारे एडजस्ट करके लगा ले जाओ, हो सकता है कुछ लोग कर ले जाएं, क्योंकि 1 प्लस 2y का होल क्यूब डालना है, फिर 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर डालना है, फिर 1 प्लस 2y डालना है। मे भी अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है अगर आपके फॉर्मूले वगैरह स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप निकाल ले जाए आंसर। लेकिन अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस करने का जो वे होता है वो ये नहीं होता है, क्योंकि अभी पावर 3 है तो आप बच जाएंगे, लेकिन ये पावर अगर 4 हो गई और पावर 5 हो गई तो आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए आपको जो मेथड बताया जा रहा है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है x इक्वल टू 1 प्लस 2y, उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की पहले कोशिश करिए, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपको i को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, i को एक तरफ रख के इसको लिख दो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, ऐसे लिख दो। अब दोनों तरफ जैसे ही आप करेंगे स्क्वायरिंग तो i आपका ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, i आपका ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए जरा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, यहाँ पे जगह कम यूज हो इसलिए हम ऊपर ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जगह प्रॉपर बहुत चाहिए होगी। तो अगर हम अगला स्टेप देखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये -4 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास बेटा इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी, ठीक है बच्चों। तो इस इक्वेशन को आपको यूज करना है, आप जितना यूज करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और अगर हायर डिग्री होगी
तो आपको ये स्पेशल मेथड फिर पता ही होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों अब आप क्या करिए, अब आप अपनी इक्वेशन लिखिए फाइनली, वो है एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 60। और अब सारा गेम यहां से स्टार्ट होता है बच्चों। जो एक्स क्यूब है उसको आप लिख दो x इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हो 7x² तो लिखा ही हुआ है, माइनस एक्स प्लस 16 ये। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो एक्स स्क्वायर है उस एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने एक्स्ट्रा टर्म डाल दिए। हमने कहा कौन कौन से डाले हैं? कहोगे सर एक्स क्यूब तो चाहिए था, वो तो है ही, इसमें सर माइनस 2x² अलग से आ गया है, तो हमने कहा भैया प्लस 2x² कर दो, हट गया। सर प्लस 5x अलग से आ गया, माइनस 5x कर दो, हट गया। ठीक है, अगला टर्म देखो क्या है, प्लस 7x², x² के साथ x² माइनस 2x प्लस 5 लिख दो। ठीक है, कहोगे सर आपने एक्स्ट्रा टर्म फिर डाल दिया, क्या है, माइनस 14x, तो हमने कहा दिया प्लस 14x करके उसको हटा दो, प्लस 35 माइनस 35 करके हटा दो। ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस एक्स प्लस 16, समझ में आया था? अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू अगर 0 है तो क्वेश्चन आपका रिड्यूस होना चालू हो गया। तो ये क्या हो गया, पहला टर्म 0 हो गया, क्योंकि x इंटू 0 0 हो गया, 7 इंटू 0 0 हो गया। तो क्या टर्म बचे आपके पास? आपके पास बचा है 2x² माइनस 5x प्लस 14x माइनस 35, आगे है माइनस एक्स प्लस 60, ये आपके पास बचा है। ठीक है, तो आप देखो इक्वेशन की डिग्री रिड्यूस हो गई, पहले एक्स क्यूब था, अब x² आ गया, अब x² को फिर से हम दोबारा भी रिड्यूस कर देंगे। तो पहले आप यहां तक के स्टेप देख लीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछिए। ओके, तो टर्म्स बच्चों कलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो ये है माइनस का 6x और प्लस का 14x, तो कितना हुआ 8x। ठीक है भाई, 14 माइनस 6 कितना हुआ 8, 14 माइनस 6 कितना हुआ 8। और उसके बाद बच्चों क्या है, माइनस का 35 प्लस का 60 कितना आया, माइनस 19। माइनस 19, माइनस 19। ठीक, अब बच्चों एक बच्ची अब समझ गई है क्वेश्चन सर किस तरह से कर रहे हैं। अब x² को फिर से लिख दो x² माइनस 2x प्लस 5। अब आप कहोगे सर फिर से आपने एक्स्ट्रा टर्म डाले, तो भैया उसको रिमूव करो, क्या आएगा प्लस सर? 4x हाँ, प्लस 4x और प्लस 10 आएगा तो माइनस 10। माइनस 10। अब तो समझ गई, तुम इप्सिता हो ना बेटा, यस सर, तो तुम तो समझ गई अब इस क्वेश्चन को। यस सर। अब तो कोई भी क्वेश्चन है तुम कर लोगी। तो ये वैल्यू बेटा 0 हो गई, अब आगे करती चली जाओ। ये हो गया 8x माइनस 19 प्लस 4x माइनस 10। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 4 हो गया 12x, और ये हो माइनस गया 29। माइनस 29, 12x माइनस 29। तो ये आया है 12x माइनस 29। तो बच्चों ये x के टर्म्स में आ रहा है। अब एक काम करो, x की वैल्यू डाल दो उसमें। x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2i, x की वैल्यू उसमें डाल दो, क्योंकि वेरिएबल के टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए। x की वैल्यू उसमें डाल दो। अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया 12 प्लस 24i माइनस 29, कितना आया माइनस 17 प्लस 24i। तो बच्चों चेक करो इसका आंसर ये आ रहा है। यस सर। हो गया क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन था, हाँ हाँ बताती रहो। तो आरडी का था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, आपने शायद यही पूछा है आंसर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए
कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आप एक काम कर लिया करो, z की जगह x प्लस आई वाई तुरंत पुट कर लिया करो, ठीक है। तो z की जगह बच्चों हमने x प्लस आई वाई पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन में पुट करो, तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0, ये निकल के आएगा। इसको ओपन करिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2x आई वाई प्लस ये हो गया मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले आप चेक करिए, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। ये कंसेप्ट आपको मैं काफी बार सिखा चुका हूं। तो बच्चों इसके पहले रियल पार्ट को कलेक्ट करो, तो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करो, तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या करेंगे बच्चों, आपको ये रियल के इक्वल करना है, तो दिस इज द रियल पार्ट, ठीक। इसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है 2xy उसको भी मैंने 0 के इक्वल कर दिया। तो आपके पास ऐसी दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा पेशेंस रखते हुए, तब आपके क्वेश्चंस एक एक कर करके निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब इसमें फंसता क्या है, इसमें फंसती एक चीज है, वो फंसता है एक टर्म फंसता है ओवरऑल मिला करके, वो होता है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें एक आंसर तो पेयर आपका आ जाएगा, दूसरा पेयर आपको निकालने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो आपको बच्चों ध्यान देना होगा कि जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसको आप मॉडुलस ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स। क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से जो भी रिजल्ट निकलता है, स्क्वायर रूट से निकलने वाला रिजल्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए ये वैल्यू आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम करती है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर एक नहीं बल्कि दो दो आंसर आते हैं। एक आंसर आएगा अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स ले लेंगे, और अगर मॉड एक्स लेंगे तो उसके प्रॉपर सारे आंसर आएंगे। तो बस इतना डिफरेंस होता है। तो पहले अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले जैसे 2xy बराबर 0 है, जैसे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, जैसे xy इक्वल टू 0 है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x भी 0 हो सकता है या y भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे केसेस बना लेते हैं। जैसे केस हमने 1 ले लिया कि लेट से हमने y को 0 पुट कर दिया, जैसे हम y को 0 पुट करेंगे तो LHS में भी y है, वहां भी 0 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को x लिख देंगे, तो भी उनका आंसर आएगा, लेकिन एक पेयर आएगा। अगर आप पूरा सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपको मॉडुलस ऑफ x लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0, ठीक है। आप इस तरह से लिखोगे तो हो पाएगा काम। तो बच्चों इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। अब बच्चों यहां पर आपके पास क्या है कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स या मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स की वजह से आपको फिर से दो केसेस बनाने पड़ेंगे कि अगर एक्स आपका पॉजिटिव हो, एक्स आपका नेगेटिव हो, इस तरीके से आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, आपका फर्स्ट केस इसके अंदर बनेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे एक्स आपने पॉजिटिव लिया, ठीक है, अगर आप एक्स पॉजिटिव लेंगे तो उसका मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा। तो यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, वहां से एक पेयर निकल आएगा, ठीक है। और बच्चों जब एक्स आप लेस देन 0 लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो वहां से दूसरा पेयर निकल आएगा। समझ में आया हमारी बात। तो बच्चों जब ऐसे पेयर निकलेंगे तो वो पेयर किसके कब निकले हैं, जब आपने y की वैल्यू 0 ली है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन का पूरा पेयर आ जाएगा कि जब y इक्वल टू 0 है तो x क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। और फिर हम लोग केस 2 बनाएंगे बच्चों, ये आपको काम फिर से खुद से करना पड़ेगा। फिर आप केस 2 बनाएंगे, केस 2 में क्या लेंगे, पहले हमने केस 1 में y बराबर 0 लिया था, अब केस 2 में आप x बराबर 0 लेंगे। जैसे हम केस 2 में x बराबर 0 लेंगे तो आपके पास LHS में जो इक्वेशन है वो बन जाएगी माइनस का y स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो हो जाएगी माइनस का वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों फिर से हम यहाँ दो केसेस बनाएंगे, क्योंकि मॉड वाई है, हम एक बार वाई को पॉजिटिव मानेंगे, एक केस बनेगा, फिर हम y को नेगेटिव मानेंगे, फिर हमारा दूसरा केस बनेगा। ऐसे करके y के इस इक्वेशन से दो पेयर निकल आएंगे, ठीक है। तो जब x बराबर 0 है तो फिर y के वहां से पेयर निकल आएंगे। तो इस तरह से आपके पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकल करके आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों केसेस का सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा और वही आपका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। हालांकि दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको वे बता दिया करने का, अब आप इसको कर सकते हो आराम से। तो बस इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि मॉडुलस को देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मॉडुलस अगर आपको नहीं आता है तो मॉडुलस का तरीका यही होता है कि एक बार आप मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, मतलब मॉड के अंदर की चीज को पॉजिटिव मानिए तो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, फिर मॉड के अंदर की चीज को नेगेटिव मानिए तो मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो मॉड के ये काफी आसान क्वेश्चन में आता है, लेकिन आपने मॉड्स के अगर क्वेश्चन काफी नहीं किए हैं तो फिर आप इसमें दिक्कत होगी आपको करने में। मतलब मॉड का कंसेप्ट कुल मिलाकर के पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमने लिखा है, और क्वेश्चन है सॉल्व मॉड x माइनस 1 होल डिवाइड बाय मॉड x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन, बच्चों आपके सामने हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपके सामने है। आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो मेथड वो जो आप सभी लोग जानते हैं कि मॉड की डेफिनेशन यूज करो, मॉड के अंदर जो भी है उसको एक बार पॉजिटिव मान लो, एक बार नेगेटिव मान लो। तो पहले हम जो आप लोग सबसे सिंपल तरीका होता है उसको यूज करते हैं कि हम क्या मान लेते हैं कि मॉड के अंदर का जो नंबर है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो x है आपका वो हमने 0 से इंफिनिटी के बीच में लिया है। पहले सब सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये आ गया, क्योंकि मॉड आपने किससे खोला है? पॉजिटिव साइन से ओपन किया है। अब आप नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाने के बाद लिखिए 1 2 और वेवी कर्व पैटर्न को फॉलो करिए, क्योंकि ये आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ग्रेटर देन 0 कहां पर होगा? 1 से पहले, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 1। 1 पे 0 भी हो सकता है, इसलिए 1 पे हम लोग पॉइंट इंक्लूड कर दिया है। यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट आया है। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो आपने सॉल्यूशन सेट अभी निकाला है, जस्ट अभी ये सॉल्यूशन सेट बच्चों ये तभी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये निकला ही तब है जब आपने क्या कंसिडर किया है कि x आपका क्या है? 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने अभी आंसर निकाला है उस आंसर को आप इससे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने x जब माना है पॉजिटिव है तभी आपने ये आंसर निकाला है, और अगर इसमें x आपने नेगेटिव ले लिया होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकालने के बाद हमने जो केस लेट किया था कि x पॉजिटिव है, हम उससे इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने का मतलब ये है कि हम कॉमन x निकालते हैं। देखिए कॉमन x कैसे निकलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इंटरसेक्शन लेना अभी भी कई लोगों को नहीं आता है, बस वो ओवर कॉन्फिडेंस में कहते हैं हो गया, लेकिन होता नहीं है उनसे। चलिए देखिए, तो दो केसेस आपके सामने, इनका इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो पहला केस आपका क्या है? 0 से इंफिनिटी। तो पहले आप 0 बना लो, ये आपका 0 है। तो 0 से इंफिनिटी का मतलब ये हुआ रीजन आपका, अगर आप ध्यान से बोर्ड पे देख रहे हो तो 0 से इंफिनिटी का रीजन ये है, और 0 भी इंक्लूडेड है तो वहां पे ये पॉइंट क्लोज सर्किल बना लो। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? दूसरा रीजन है -1 से इंफिनिटी। तो -1 से माइनस इंफिनिटी से 1, तो वो ये रीजन हुआ, ठीक है। 1 इंक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड है, 2 से इंफिनिटी, ये रीजन हुआ। और बच्चों अगर हम इसमें कहें कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन आप बताइए। तो आप सर कहेंगे कॉमन रीजन है 0 से 1 और 2 से इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, 0 से 1 और 2 से इंफिनिटी, वही आपका कॉमन रीजन है। तो बच्चों आपके पहले केस का आंसर आपने आपको अभी निकाल के दिया है जस्ट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं देखिए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, ये दिस इज द कॉमन रीजन, ठीक है ना। तो कॉमन रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो कॉमन रीजन ये है और दूसरा कॉमन रीजन ये है।
बोलो तुमको समझ में आया बेटा, जो भी बच्चा पूछ रहा है? तो मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको समझ में आना चाहिए। तो आपके पहले केस का आंसर जस्ट अभी मैंने निकाला है। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकला फर्स्ट केस का? वो आया है x बिलोंग टू 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। 1 पे आपका क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए 1 पे आप क्लोज ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ये देखिए, तो बच्चा ये आपके फर्स्ट केस का आंसर हुआ। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस क्या होगा कि मॉड के अंदर की चीज को क्या मान लो, नेगेटिव मान लीजिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से जीरो। तो बच्चों जब हम ये मानेंगे तो आपका ऊपर वाला, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, तो ऊपर वाला मॉड और नीचे वाला मॉड दोनों किससे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से खुलेंगे। तो देखो बच्चों, ऊपर वाला भी मॉड नेगेटिव साइन से खुला और नीचे वाला मॉड भी नेगेटिव साइन से खुला। यानी बच्चों यहां से ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बच्चों इसको वेवी स्क्वायर मेथड से जरा सॉल्व करो और बताओ एक्स आया कितना। तो आप कहोगे सर एक तो -2 है, एक -1 है, तो वेवी स्क्वायर पैटर्न चलेगा। तो सर ये प्लस माइनस प्लस, सर ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो एक्स बिलोंग टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। न्यूमरेटर 0 हो सकता है तो हमने उसको ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये आंसर आपने निकाला कब है, जब आपने क्या लेट किया था कि x आपका क्या है, -इंफिनिटी से 0। तो आप उसका क्या लेंगे, इससे इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब वही रीजन लेंगे जो -इंफिनिटी से 0 के बीच में। तो अब आप समझो जरा, तो वो रीजन हम लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो आपका क्या है, 0 है, एक -2 है, -1 है और एक 0 है। तो बच्चों आपका एक आंसर है -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, ये आंसर है एक आपका। दूसरा आंसर क्या है, -इंफिनिटी से 0, ये देखिए -इंफिनिटी से 0। तो बच्चों अब आप देखो कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन देख के बताइए क्या है। कॉमन रीजन है बच्चों x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -2, ठीक है, यूनियन -1 से 0, यूनियन -1 से 0। ठीक, जरा चेक करो। अब आपका केस ए से जो फाइनल आंसर आया था और केस बी से जो फाइनल आंसर आया था, इन दोनों का जब आप यूनियन करेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो बच्चों जरा आप दोनों आंसर्स का यूनियन करिए, केस ए और केस बी को। दिस इज केस ए और केस बी का यूनियन करिए, तो आपका बच्चों फाइनल आंसर आएगा। तो केस ए का आंसर क्या है, x बिलोंग टू 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 0। अब बच्चों इस आंसर को आप इससे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोई देता है -1 से 0 और 0 से 1, इधर ध्यान दीजिए, कोई अगर ऐसे भी लिख देता है तो आप उसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, -1 से 1, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखे रहोगे तो भी आंसर आपका सही है। तो बच्चों इस तरह से आपको फाइनल आंसर्स निकालने पड़ते हैं, ये मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पूरी तरीके से आया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? तो समझ में आया मॉड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? यस सर। ओके, तो मॉड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो हम एक मेथड से आपको और भी बता सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको पिछले टर्म पे शॉर्टकट भी बताया था कि कभी भी लिखाओ mod x -1 अपॉन mod x -2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर ऐसे लिखाओ, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो अभी आपने आंसर निकाला था वो आंसर ये है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंसर्स को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर्स को आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। तो -इंफिनिटी से 1 जो लिखा है आंसर, ध्यान दीजिएगा, सॉरी सबसे नीचे देखिए,
-1 से 0, 0 से 1, तो उसको आप कंबाइन करके -1 से 1 भी लिख सकते हैं, वो आपका मन है। जरा इधर ध्यान दीजिएगा, आप जो अब मैं करने जा रहा हूं। तो बच्चों मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था ये कि मॉड x अगर ग्रेटर देन a होता है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है, x बिलोंग टू -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। ये मैंने पिछले टर्म पे आपको सिखाया था। और अगर मॉड x लेस देन a होता है तो x बिलोंग करता है -a से a। तो आप इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को रिड्यूस करके आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, इसलिए मैंने आपको एक पूरा तरीका बता दिया कि मॉड के क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं। इसलिए आपको पीछे वाला क्वेश्चन 100% समझ में आना चाहिए कि केसेस बना के किए जाते हैं। एक बार पहला केस लो, फिर एक बार दूसरा केसेस लो, फिर दोनों का यूनियन लो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको काफी बताया है, तो आप उसका रिवीजन करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको 100% दोबारा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब आपके सामने मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नंबर लाइन का सहारा लिया है और डायरेक्ट मैं यहाँ पर अगर x लिखा होता तो वो x का इंटरवल होता, ये मॉड x का इंटरवल है। तो मॉड x बच्चों कहाँ से लाई कर रहा है, मॉड x बिलोंग करता है बच्चों -∞ से, ध्यान दीजिएगा, -∞ से 1, ठीक है, यूनियन, और क्या होगा 2 से इंफिनिटी। डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए हम उसको 0 नहीं लेते। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बच्चों मॉड x का इंटरवल है, तो मैंने आपको सिखाया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड x बिलोंग करता है -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। और बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि ये मॉड x का इंटरवल है, आप x का इंटरवल अभी आप निकालेंगे। तो आपने अभी आंसर क्या निकालना है, आपने निकाला है कि जो मॉड x है वो लेस देन 1 है यूनियन मॉड x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों अब आप देखिए, आप स्टैंडर्ड को यूज करिए। तो अगर मॉड x लेस देन 1 है तो x क्या होगा, x होगा -1 से 1। बोलो समझ में आया, बोलो भाई सबको समझ में आया। तो यहाँ पर 1 इंक्लूड था तो आप 1 को इंक्लूड कर लीजिएगा अपने आप से। इंक्लूड करने के लिए क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, तो देखिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाए। और ये देखिए बच्चों, आपने मॉड x लेस देन a और मॉड x ग्रेटर देन a इस कंसेप्ट को डायरेक्ट यूज किया। यूनियन x बिलोंग टू -∞ से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको आंसर पूरे पूरे लिख कर दे रहा हूं, -∞ से माइनस से यूनियन a से इंफिनिटी। तो a की जगह बच्चों यहाँ पे 2 है। अब आप बच्चों चेक करो, आपने शॉर्टकट मेथड से और एक लॉन्ग कट मेथड से दोनों तरीके से आपने आंसर निकाला है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, बात ये है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। और बच्चों यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 1 था और 0 यहाँ पे इंक्लूड था, तो 0 को यहाँ पर इंक्लूड आप कर लीजिएगा, ये इंक्लूड हो गया 0, ठीक है। तो बच्चों आप इस केस का भी आंसर आप कंबाइन करके लिख सकते थे। दिस इज -1 से 0, 0 से 1, तो इसका मतलब हुआ ये -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी और यूनियन -∞ से -2। अब आप चेक कर सकते हो, चाहे आप इतने बड़े बड़े केसेस बना के करो, चाहे आप डायरेक्ट कर लो, आंसर सबसे सेम आएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। तो पहले मेथड से दूसरे मेथड से दोनों से आ गया ना समझ में? यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको ओपन करके पूरी तरीके से बताया, चाहे आप वैसे करो केसेस बना के, चाहे आप ऐसे करो, बस आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मॉड के क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट ना लगे बस किसी भी लेवल पे। और अगर आप ये क्वेश्चन लास्ट वाला बच्चों समझ गए तो समझ लीजिए आप काफी सारे क्वेश्चंस मॉड के फिर करने चालू कर देंगे। क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 greater or equal to 4। ये बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आप कहेंगे कि सर अगर यहां पर एक मॉड होता, लिखा होता mod x minus 1 greater or equal to 4, तब तो हम सर आपके ऊपर वाले कंसेप्ट से कर देते। लेकिन सर यहाँ पे तो दो मॉड है, जब दो मॉड होंगे तो क्वेश्चंस को करने का क्या वे होगा? हमने कहा बच्चों इसके शॉर्टकट भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट आप हो सकता है ज्यादा देर तक याद ना रख पाए, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूं, पहले वो समझ लीजिए आप और उसी को याद रखिए। तो बच्चों
जब आप एक से ज्यादा मॉड देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, दोनों मॉड्स के लिए नंबर लाइन अलग अलग बनाइएगा और दोनों के लिए अलग अलग बोलिएगा। क्या बोलेंगे कि अगर पहले वाले मॉड में 1 से बड़े x पढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव होगा और 1 से छोटे x पढ़ेंगे तो नेगेटिव होगा, ऐसे तो कहेंगे, 1 पे 0 हो जाएगा। दूसरे वाले मॉड में 2 से बड़े x पढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, 2 से छोटे x पढ़ेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बोलो समझ में आया? और 2 पे 0 होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर आप रीजन देखना चाहें तो आपके पास यहाँ पे रीजन बन गए हैं। कौन कौन से रीजन है कि x आपका 1 से छोटा हो, ठीक है, x आपका क्या हो, 1 से छोटा हो, x आपका 1 से 2 के बीच में लाई करे और x आपका 2 से इंफिनिटी के बीच में लाई करे। तो देखा आपने 3 केसेस बन गए ना। तो 2 मॉड का ये मतलब थोड़ी नहीं कि आप रीजन सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप क्या करिए, दोनों मॉड्स के लिए नंबर लाइन अलग अलग बना लीजिए। ये नंबर लाइन किसके लिए है, ये नंबर लाइन है x-1 वाले मॉड के लिए, कब वो पॉजिटिव होगा कब वो नेगेटिव होगा, और ये दूसरी नंबर लाइन x-2 वाले मॉड के लिए है, ठीक है। अब आप क्या करिए बच्चों, पहला केस कंसिडर करिए। क्या कंसिडर करेंगे कि आपका जो x है वो 1 से छोटा है, लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि x बिलोंग करता है -∞ से 1। ये इंटरवल आपने लिया है, इस इंटरवल में आपको आंसर निकालना है आपके पहले केस का। तो बच्चों इस केस में दोनों के मॉड किससे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से खुलेंगे। बोलो समझ में आया? दोनों के मॉड किससे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से। तो ये हो जाएगा -2x + 3 ग्रेटर और इक्वल टू 4, -2x + 3 ग्रेटर और इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये बच्चों आ जाएगा -2x ग्रेटर और इक्वल टू 4 - 3। 4 - 3 कितना हुआ, 1 हुआ। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लो तो -2x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव, उसको पॉजिटिव रखने के लिए इन इक्वेशन में आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों यहां से आ जाएगा x < टू -½ यानी x बिलोंग कर रहा है -∞ से -½ जरा चेक करिए, x बिलोंग कर रहा है -∞ से -½ तो बच्चों अब आपको ये जो आपने आंसर निकालना है ना, ये आपका आंसर माना नहीं जाएगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला आंसर तभी निकला है जब आपने क्या लेट किया था कि x आपका क्या है, -∞ से 1। तो बच्चों आप इस तरह से पहले नंबर लाइन बना लीजिए, -∞ से 1 बच्चों ये रीजन हुआ, और -∞ से -½ ये रीजन हुआ। तो बच्चों आपका कॉमन रीजन कौन सा हुआ, कॉमन रीजन हुआ -∞ से -½ -∞ से -½ तो ये बच्चों आपका पहला आंसर आया है, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब आप सेकेंड आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, केस बी लगाएंगे। केस बी में क्या लेंगे, अब आप x को लाई करेंगे 1 से लेकर के 2 के बीच में। जब x पर ग्रेटर का साइन कभी भी लगे तो ग्रेटर के साथ आप इक्वल का साइन भी लगा लिया करिए, ठीक है। अब आपका x लाई करता है 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में बच्चों कैसे करेंगे, पहला मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, दूसरा मॉड, ध्यान दीजिए, पहला मॉड आप किससे खोलेंगे, पॉजिटिव साइन से, क्योंकि x प्लस जो x-1 का मॉड है उस पे 1 से 2 के बीच में प्लस प्लस है, तो वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और दूसरा मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आया, ये आपका आया है 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। अब आप बताओ क्या 1 कभी 4 से बड़ा होता है या बराबर होता है, हाँ या ना में जवाब दो। नो सर। नो। तो इसका मतलब ये केस से कोई भी आंसर नहीं माना जाएगा। आप यहां लिख दो कि सेकंड केस से नो सॉल्यूशन, नो सच एक्स, क्योंकि सेकंड केस पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड केस में आप लिखोगे नो सच एक्स। अब आप सीधा थर्ड कंडीशन मानोगे। थर्ड कंडीशन में क्या होंगे, दोनों के मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेंगे, यानी आप थर्ड कंडीशन लोगे, उसमें लिखोगे एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, और दोनों के मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे। आप उसको ओपन करिए और सॉल्व करिए, ठीक। तो ये हो गया बच्चों 2x - 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी कि 2x इज ग्रेटर इक्वल टू 7। यानी हो गया बच्चों 2x - 7 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। दैट मींस x बिलोंग टू क्या आया, 7/2। 7/2 का मतलब क्या हुआ, 3.5 से इन्फिनिटी।
लेकिन बच्चों ये आपका आंसर निकला कब है, जब आपने कौन सा रीजन लिया है, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। तो आपको उससे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो बच्चों आप इसका से इंटरसेक्शन लीजिए, तभी आपका कॉमन x निकल करके आएगा। तो ये आपका 2, ये आपका 3.5। तो एक आपका रीजन है 2 से इंफिनिटी और दूसरा रीजन है 3.5 से इंफिनिटी। तो कॉमन रीजन क्या हुआ, 3.5 से इंफिनिटी। से चेक कर लो, कॉमन रीजन क्या है 3.5, मतलब 7/2 से इंफिनिटी। तो बच्चों ये आपका थर्ड केस का आंसर हो गया। सेकंड केस से तो कुछ निकला ही नहीं। तो बच्चों फर्स्ट केस से सेकंड केस से तो 5 आया, कुछ भी नहीं निकल के आया। 5 का मतलब कोई भी एक्स नहीं है। तो आपका बच्चों दो आंसर निकले हैं, एक फर्स्ट केस से, एक थर्ड केस से। दोनों का आप यूनियन ले लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं। फाइनल आंसर देख लीजिए क्या है, वो है x बिलोंग टू 7/2 से इंफिनिटी यूनियन, और फर्स्ट केस से आपका निकला था माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ। क्या निकला है, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ। ठीक है, बोलो समझ में आया। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, ये बच्चों आपके फर्स्ट केस का आंसर है। तो बच्चों अब आप इसको देख लीजिए, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।